हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। क्या होता है रामसर साइट्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एम क्या है, कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, और लास्ट में हम एग्जांपल्स और कुछ क्लासिफिकेशंस आप वेटलैंड्स देखेंगे। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, और MCQ भी इस टॉपिक से निकल सकता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रामसर साइट्स। देखिए, सबसे पहले रामसर साइट्स क्या है। देखिए, रामसर एक जगह का नाम है, और ये रामसर जो जगह है ये कहाँ पे है? ये रामसर जगह है ईरान, ठीक है। तो रामसर साइट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये ऐसी साइट्स हैं जिनमें हम वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं। बेसिकली इस रामसर साइट्स को कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि रामसर साइट्स में हम वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। अब रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जो किसके द्वारा बनाई गई है? एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को के द्वारा इस रामसर साइट को बनाया गया है, ठीक है। बेसिकली यूनेस्को की एक कन्वेंशन, मतलब एक मीटिंग, यूनेस्को की एक कन्वेंशन हुई थी। ये हुई थी रामसर, एक जगह का नाम है, वहां पर इसकी कन्वेंशन हुई थी, और वहीं पे ये डिक्लेयर किया गया था कि हमने वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। क्लियर? तो इसीलिए वेटलैंड कंजर्वेशन का नाम आया रामसर साइट्स, ठीक। अब इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड? क्योंकि ये कन्वेंशन जो थी, ये जो मीटिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए थी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी यूनेस्को के द्वारा साइन की गई है। अब ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 2 फरवरी 1971। तो ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है 2 फरवरी 1971। इसमें इस इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया था, और ये ट्रीटी कहाँ पे साइन की गई है? रामसर एक शहर है, और ये शहर ईरान में है, ठीक है ना। किसके द्वारा साइन किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। अब आपने यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताना है, और यूनेस्को किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। ये 3 क्वेश्चंस आपके। फिर ये ट्रीटी तो साइन की गई 2 फरवरी 1971 में, लेकिन ये लागू कब की गई? ये एनफोर्स कब की गई? ये एनफोर्स की गई है 21 दिसंबर 1975। 21 दिसंबर को इसे साइन किया गया है, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रामसर साइट। अब हम इसके एम्स और इंपॉर्टेंस पे जाते हैं, एम्स और इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन में इसका एम कंक्लूड किया है। क्या एम है इसका? इसका एम है कि एक तो वेटलैंड को कंजर्व करना। जितने भी वेटलैंड्स हैं हमारे पास, चाहे वो इनलैंड वेटलैंड्स हैं, या एक्वेटिक वेटलैंड्स हैं, या मैन मेड वेटलैंड्स हैं, उन्हें कंजर्व करना, और इन वेटलैंड्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, ठीक है ना। सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन ऑफ बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके लिए प्रोटेक्ट रहे। तो क्या है? द कन्वेंशन aims to conserve and sustainably use wetlands to protect their ecological characters। जितने भी इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रामसर साइट्स का एम देखने को मिलता है। उसके बाद अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई रामसर साइट इज इंपॉर्टेंट, अब हमने ये डिस्कस करना है। तो क्या इंपॉर्टेंस है रामसर साइट की? देखिए, रामसर साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? पहली बात तो ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? पूरा यूनिट पढ़ लिया हमने। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन दिस बायोटा इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और
बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। हमने क्या करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों ये माइग्रेशन कब करते हैं और क्यों करते हैं? ये माइग्रेशन ब्रीडिंग सीजन में करते हैं। क्यों करते हैं ब्रीडिंग सीजन में माइग्रेशन? क्योंकि इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ाना होता है, अपना जो इनका रिप्रोडक्टिव फेज है उनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इन्हीं वेटलैंड्स पे आते हैं, क्लियर है। इसीलिए माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनका रूट डिस्टर्ब ना हो, उन्हें एक प्रॉपर हैबिटाट मिले जहां पे वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइग्रेशन वो सर्वाइव करें, इसलिए वेटलैंड जरूरी है। इसके अलावा और ये हेल्प करता है जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज है, यानी कि ग्राउंड वाटर रेस्टोरेशन में भी ये हेल्प करता है। वेटलैंड है तो इनसे फ्लड भी कंट्रोल होता है। और लास्ट करेक्टर बट नॉट लीस्ट दैट इज इकोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि हमने इस रामसर साइट से हमने इस चीज को डिस्कस करना है, दैट इज इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर इकोलॉजिकल इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम अगर वेटलैंड का इम्बैलेंस हो जाए, क्या अगर इकोसिस्टम वेटलैंड का इम्बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, और इम्बैलेंस होने से क्या हो जाए होगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। और अगर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ तो ये अपने प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और दे मे फेस एक्सटिंक्शन। क्लियर है? ये थी इसकी कि क्यों वेटलैंड्स जरूरी है। क्लियर है? नाउ अब हमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स। देखिए वेटलैंड्स को किस क्राइटेरिया के तहत क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं वेटलैंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो रामसर में ही एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया था, दैट इज रामसर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वेटलैंड टाइप। जिस किस्म का वेटलैंड होगा उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया। क्या पर्पस था क्लासिफाई करने का? इसका मेन पर्पस जो था वो था टू कंजर्व वेटलैंड्स। हमने वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें कितने तरीके की क्लासिफिकेशंस हम डिस्कस करते हैं। आपने सिर्फ इसका ओवरव्यू रखना है यार, बाकी आपको इन डिटेल में ये नहीं पूछेंगे। सबसे पहला आता है इसमें मैरीन और कोस्टल वेटलैंड्स। पहला आता है मैरीन और कोस्टल वेटलैंड्स, दूसरा आता है इनलैंड वेटलैंड्स, और थर्ड आता है ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। इसे हम एक और नाम से जानते हैं आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, या हम इसको और बोल सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक वेटलैंड्स। एंथ्रोपोजेनिक वेटलैंड्स भी बोलते हैं। अब देखो कोस्टल वेटलैंड्स में आपने एग्जांपल याद रखनी है, जैसे सैलिन वाटर मैरीन वेटलैंड है, या सी शोर आता है, ये हमारा मैरीन इकोसिस्टम में ही आता है, तो मैरीन वेटलैंड। दूसरा आता है हमारा इनलैंड। इनलैंड में हमने देखना है फ्रेश वाटर वेटलैंड, जैसे हमारी वुलर लेक है। वुलर लेक एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। उसके बाद लेक्स आते हैं या पॉन्ड्स आते हैं, तो लेक्स भी सीजनल लेक्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स जो है वो भी सीजनल पॉन्ड्स हो सकते हैं, है ना। जब रेनी सीजन आता है तो पॉन्ड्स लेक्स इनमें वाटर चला जाता है और ये वाटर स्टोर होता है, इससे ग्राउंड वाटर में रेस्टोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे आता है कुछ मार्शी एरियाज आते हैं, ये भी इसमें देखने को मिलते हैं, या ब्रैंकिश और सैलिन वेटलैंड। ब्रैंकिश और इनलैंड ब्रैंकिश और सैलिन वेटलैंड का मतलब ये है कि एक ऐसी वेटलैंड जिसमें साल्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन मेड वेटलैंड्स की बात करूं तो ह्यूमन मेड वेटलैंड्स में हमें एक्वाकल्चर देखने को मिलता है, एक्वाकल्चर पॉन्ड, जहां पे हम किसी भी किस्म का एक्वाकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसमें इरिगेटेड लैंड्स। इरिगेटेड लैंड्स में आप पैडी फील्ड्स भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का। नाउ अब थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं इसका, कि वेटलैंड में देखिए ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू भी इससे निकल सकता है। क्या है बेसिकली, अगर मैं टोटल रामसर साइट्स की बात करूं कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स आज की डेट में कितनी, आज की डेट में कितनी, तो वो है 91। कितनी है? 91। अब क्योंकि हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कितनी वेटलैंड्स हैं।
तो ये पता होना चाहिए और इनके नाम भी आपने याद रखने। तो टोटल रामसर साइट्स इन J&K जो है वो है 5, कितनी 5। अब इसमें से भी एक आता है फकीरसर वेटलैंड, दूसरा आता है हिंगाम वेटलैंड कंजर्वेशन साइट, उसके बाद आता है शालाबाग वेटलैंड कंजर्वेशन साइट, उसके बाद आता है हमारा सुरिनसर मानसर वेटलैंड, और आता है वुलर वेटलैंड, और आता है वुलर वेटलैंड। ठीक है ना, ये हमारे जम्मू डिवीजन में है, ये हमारे कश्मीर डिवीजन में है, शालाबाग भी हमारी कश्मीर डिवीजन में है, हिंगाम भी हमारी कश्मीर डिवीजन में है, और फकीरसर भी हमारी कश्मीर। क्लियर ये चीज। अब ये था कोई स्टैटिक पार्ट की टोटल रामसर साइट्स कितनी इंडिया में और जम्मू कश्मीर में कितनी टोटल रामसर साइट्स है। अब देखिए, अब है और थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट इसका। वो स्टैटिक पार्ट क्या है, दैट इज ये सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करना है हमने कि लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया की जो है वो है हमारे पास सुंदरबन वेटलैंड्स। ठीक है ना, ये सुंदरबन एक डेल्टा भी है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसमें एक डेल्टा आता है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये इसी पे वेटलैंड है डेल्टा का। ये लार्जेस्ट डेल्टा है इंडिया का, सुंदरबन डेल्टा। और इसका नाम कैसे पड़ा, एक ट्री है, इस ट्री का नाम है सुंदरी, और इस सुंदरी से ही इसका नाम आया सुंदरबन डेल्टा। ये क्या है, ये एक लार्जेस्ट वेटलैंड है। कहाँ पे है ये लोकेटेड, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरी वेटलैंड है हमारे पास रेणुका वेटलैंड। ये रेणुका वेटलैंड जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है, जो हमारी नेबरिंग स्टेट है, और ये एक स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलैंड। उसके बाद लेटेस्ट वेटलैंड पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि भाई लेटेस्ट वेटलैंड कौन सी है। तो लेटेस्ट वेटलैंड की अगर मैं बात करूं तो वो है किचान एंड मेनार वेटलैंड। ये किचान एंड मेनार, ये दो अलग अलग वेटलैंड्स हैं। ये बेसिकली जून 2025 में रिकॉग्नाइज की गई है ना, जून 2025 में इसको ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिला है वेटलैंड का, और ये हमारे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान स्टेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वो है दैट इज ओल्डेस्ट वेटलैंड। अगर ओल्डेस्ट वेटलैंड की बात करेंगे हम, तो ओल्डेस्ट वेटलैंड में हमने देखना है, एक आता है कियोलेडो नेशनल पार्क राजस्थान एंड दैट इज चिलिका लेक उड़ीसा। ये दोनों ओल्डेस्ट, इनको एक साथ में डेजिग्नेट किया गया है, दैट इज दे आर ओल्डेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। और इन्हें कब डेजिग्नेट देखने को मिला, इनका डेजिग्नेशन जो है वो 1981 में दिया गया है, इनका वेटलैंड का स्टेटस इन्हें मिला। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ वेटलैंड्स आपने याद रखनी है इसमें। अब ये वेटलैंड्स क्या है, इंडिया की और भी वेटलैंड्स है, जैसे लोटक लेक है, ये लोटक लेक मणिपुर में है। ठीक है ना, लेक भी है, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, किबुल लमजू नेशनल पार्क, वो भी मणिपुर में ही है। एक और आता है वुलर लेक। वुलर लेक हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये हमने देखने को, ये हमने पढ़ ली। उसके बाद आता है चिलिका लेक, ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया रामसर साइट्स को। रामसर साइट्स के बाद हमने इसमें इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की, इसके एम्स डिस्कस किया, इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, और कुछ स्टैटिक पार्ट देखने को, स्टैटिक पार्ट हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स भी देखी। थैंक यू।